हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूनी एग्जाम्स पोर्टल। मैं डॉक्टर अभिजीत सहाय हूं और मैं आज एक स्पेशल सेशन लूंगा पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी के ऊपर। पॉजिटिविज्म को हम डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी क्या होता है, बट मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि लाइक एनी अदर फिलोसफिकल करंट इन ज्योग्राफी दैट केम आफ्टर द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, पॉजिटिविज्म भी ज्योग्राफी से डायरेक्टली नहीं आता है, बल्कि कई कई सब्जेक्ट से कई जगह से होते हुए फाइनली वो ज्योग्राफी में अडॉप्ट किया जाता है। तो पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी समझने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि पॉजिटिविज्म क्या है। बिना हम पॉजिटिविज्म को समझे हुए, पॉजिटिविज्म वर्ड को समझे हुए, पॉजिटिविज्म के कंसेप्ट को समझे हुए हम ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म का क्या इंपैक्ट है। तो हम शुरू करेंगे आज के सेशन को कि हम पहले देखेंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, किस लिए ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म की जरूरत पड़ी, और फिर हम आएंगे पॉजिटिविज्म के ऊपर, पॉजिटिविज्म समझेंगे एंड देन हम देखेंगे कि उसको किस तरह से ज्योग्राफी में अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज जो कि ज्योग्राफी को हम जब भी पढ़ते हैं, या तो हम उसको एट ए यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ें, यूजी पीजी के लेवल पे पढ़ें, या हम यूपीएससी के लेवल पे पढ़ें, जब भी ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो हम ज्योग्राफी में एक डुअलिज्म या डाइकोटमी की बात करते हैं। देयर इज अ डुअलिज्म इन ज्योग्राफी बिटवीन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो पॉजिटिविज्म समझने के लिए हमें सबसे पहले इस डाइकोटमी को, इस डुअलिज्म को समझने की जरूरत होती है। हम कह सकते हैं ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन है जिसको पढ़ने के दो अप्रोचेस हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। अंतर क्या है सिस्टमेटिक और रीजनल में? अंतर क्या है सिस्टमेटिक और रीजनल में कि हम जब सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो हम अर्थ को एज अ होल पढ़ते हैं, और हम सिस्टमेटिक में ऐसे थ्योरी, ऐसे मॉडल या ऐसे लॉ देने की कोशिश करते हैं जो कि ऑल ओवर द अर्थ पे एप्लीकेबल होते हैं। और जब हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम इन्हीं मॉडल्स, इन्हीं थ्योरी या इन्हीं लॉ का हम एक एप्लीकेशन ढूंढते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे होता है, किसी स्पेशल पोजीशन पे वो एप्लीकेशन जहां पे होता हो उस थ्योरी का, उस लॉ का। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा फोल्डिंग की थ्योरी होती है कि कैसे जब दो प्लेट्स आपस में आके टकराती हैं तो जो बीच का जो बेड होता है वो बेड राइज करता है, फोल्ड होता है एंड इट बिकम्स फोल्ड माउंटेन्स। जितने भी हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हैं, जैसे कि हिमालयाज हुआ, एल्प्स हुआ, एंडीज हुआ, रॉकीज हुआ, ये सारे इस तरह के यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, बीच में आकर के फोल्ड होते हैं और वो लिफ्ट अप हो जाते हैं। तो जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, दो प्लेट्स हैं आपस में आए, टकराए, और जब भी आपस में आके टकराते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। हम किसी पर्टिकुलर पर्वत श्रृंखला की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर माउंटेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल थ्योरी की बात कर रहे हैं कि माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है। तो जब भी दो प्लेट्स आपस में आकर के टकराते हैं तो बीच का जो एरिया होता है वो राइज कर जाता है और राइज करके माउंटेन बनता है। तो हम माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन इसी माउंटेन बिल्डिंग का अगर हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखेंगे हिमालयन रीजन पे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस तरह से बनी, तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि एक यूरेशियन प्लेट थी, एक इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट धीरे धीरे आकर के यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराई और बीच में जो टेथिस सी का बेड था वो राइज किया और वो हिमालयन माउंटेन बन गया। तो हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जो थ्योरी थी उसको हमने अप्लाई किया और रीजनल ज्योग्राफी बन गया। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हमेशा थ्योरी की बात होती है, ऐसे हम कॉमन थ्योरी देते हैं जिसको अप्लाई किया जाता है, और रीजनल ज्योग्राफी में हम पर्टिकुलर पोजीशंस, अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर उन थ्योरीज का एप्लीकेशन ढूंढते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया फिजिकल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, जिसमें हम ऐसी फिजिकल ज्योग्राफी की थ्योरी देख रहे हैं जो ऑल ओवर द अर्थ अप्लाई होती है, या हम ह्यूमन सिस्टमेटिक भी बात कर सकते हैं कि थ्योरी अगर दी जा रही है ह्यूमन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्लेस की बात करें तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक थ्योरी है जिसको इवन दो वो जर्मनी में दी गई थी, लेकिन हम उसको मानते हैं कि यूनिवर्सली टू सम एक्सटेंट एप्लीकेबल है, तो वो जब थ्योरी आ गई तो वो ह्यूमन सिस्टमेटिक हो गया। वैसे ही रीजनल ज्योग्राफी हो जाएगा फिजिकल रीजनल एंड ह्यूमन रीजनल ज्योग्राफी। ओके, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हमने बात की कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, रीजनल ज्योग्राफी में हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। जो ज्यादातर आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि
किसी जगह का हम कोई स्थान ले लेते हैं, जैसे इंडिया की रीजनल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं इंडिया की फिजियोग्राफी से शुरू करते हैं कि इंडिया के अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हैं। हिमालयन रीजन है, सेंट्रल प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, पेनिनसुला है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड चेन्स हैं। तो हम इस तरह से पहले फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, फिर ड्रेनेज पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, बायोज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है इंडिया की, फिर हम उसमें डेमोग्राफी में आ जाते हैं कि पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कौन सा रिलीजन कहाँ फॉलो किया जाता है। इस तरह से करते हुए हम फुल डिटेल में रीजनल ज्योग्राफी में इंडिया के फैक्ट्स को हम देखते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम थ्योरी देखते हैं, रीजनल ज्योग्राफी में हम फैक्ट देख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। नाउ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लेकर के ज्योग्राफी में हमेशा एक द्वंद्व रहा है, एक डुअलिज्म रहा है, एक डाइकोटमी रही है, एक हमेशा डुअलिज्म रहा है, डाइकोटमी रही है। और इस डाइकोटमी को इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी दो लोगों ने समझने की कोशिश करी। सबसे पहले नेविन फेनमैन ने 1919 में समझने की कोशिश करी। इनका यह टारगेट था जानना कि व्हाट इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, दोनों में से ज्योग्राफी का कोर क्या है। और इसको समझने के लिए इन्होंने 1919 में एक आर्टिकल लिखा एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में, जिसमें इन्होंने एक कंसेप्ट दिया सरकमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी का। जो आपने कोई भी ज्योग्राफिकल थॉट की किताब उठाएंगे, कोई भी ज्योग्राफिकल थॉट की आप किताब उठाएंगे तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी उसमें जरूर दिखेगा। हालांकि उसमें सरकमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी को बहुत गलत तरीके से समझाया जाता है ज्यादातर किताबों में थॉट की। वो ये करते हैं, जब आप थॉट की किताब पढ़ेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी, बीच में ज्योग्राफी रहेगा, बीच में ज्योग्राफी रहेगा और एक तरफ हम दिखा देंगे कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी मिला करके जियोमॉर्फोलॉजी बना रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी बना रहे हैं, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी मिलकर के सोशल ज्योग्राफी बना रहे हैं, वैसे ही ज्योग्राफी और फिजिक्स मिलकर के मीटियोलॉजी बना रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिलकर के हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बना रहे हैं। इस तरह से कितने भी सर्कल्स आप बना सकते हैं और उसमें फिर ये दे दिया जाता है कि दिस सर्कल प्रूव्स दैट ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस एंड दैट ज्योग्राफी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, क्योंकि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से टच हो रहा है। और दूसरी बात कि चाहे जियोलॉजी और फिजिक्स और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हो, वो भी ज्योग्राफी से टच हो रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी ज्योग्राफी से टच हो रहे हैं। तो दोनों के बीच में ज्योग्राफी आ रहा है, एक तरफ नेचुरल साइंस है, एक तरफ सोशल साइंस है, ज्योग्राफी उनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, या ज्योग्राफी मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। नेविन फेनमैन ये नहीं दिखाना चाहते थे। अगर आप इनका ओरिजिनल पेपर पढ़ेंगे तो नेविन फेनमैन क्या कहना चाह रहे थे, नेविन फेनमैन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट था। नेविन फेनमैन कहते हैं अपने पेपर में कि सपोज करें ज्योग्राफी इज अ वेरी वेरी रिच पर्सन एंड ज्योग्राफी डाइज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मरने का मतलब कि बिना वसीयत बनाए ज्योग्राफी की मृत्यु हो जाती है। ज्योग्राफी बहुत ही रिच है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बिना अपनी वसीयत बनाए हुए ज्योग्राफी की मृत्यु हो जाती है। तो ज्योग्राफी के जितने भी मित्र, यार, रिश्तेदार, नातेदार हैं, वो क्या करते हैं कि ज्योग्राफी की प्रॉपर्टी पे आते हैं और ज्योग्राफी की प्रॉपर्टी से अपने मतलब का फर्नीचर उठा करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले जियोलॉजी आता है जो कि सबसे करीब था ज्योग्राफी का, और वो अपने मतलब का जियोमॉर्फोलॉजी उठा करके चला गया। उसके बाद फिजिक्स आया जो कि मीटियोलॉजी उठा करके चला गया, मैथमेटिक्स आया जो कि कार्टोग्राफी उठा करके चला गया, इकोनॉमिक्स आया जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी उठा के चला गया, सोशियोलॉजी आया सोशल ज्योग्राफी उठा के चला गया, पॉलिटिकल साइंस आया पॉलिटिकल ज्योग्राफी उठा करके चला गया, हिस्ट्री आया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उठा के चला गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फेनमैन कहते हैं कि जब सब अपने अपने मतलब का सामान उठा करके चले जाते हैं तो क्या ज्योग्राफी में बीच में ऐसा कुछ बचता है जो कि कोई नहीं लेना चाहता है? क्योंकि अगर ये कोई नहीं लेना चाहता है, इसका मतलब ये बाकी किसी के मतलब का नहीं है, ये केवल और केवल ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का कोर है। दिस इज व्हाट इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। इसी के लिए ज्योग्राफी बाकी साइंसेस से अलग है। ये चीज है जो कि ज्योग्राफी को बाकी साइंसेस से अलग करता है। और नेविन फेनमैन अपने आर्टिकल में ही लास्ट में कहते हैं कि कोर ऑफ ज्योग्राफी क्या बचता है? रीजनल स्टडी। जब जियोलॉजी आया तो उसने जियोमॉर्फोलॉजी के सारे थ्योरीज उठा के चला गया। जब मैथ्स आया उसने कार्टोग्राफी के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उठा के चला गया। फिजिक्स आया उसने मीटियोलॉजी वाला पार्ट उठा के चला गया, क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट छोड़ गया।
तो इस तरह से करते हुए सारे सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको उठा करके चले जा रहे हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो कि रीजनल ज्योग्राफी में आ रहा है उसको छोड़ करके चले जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने कंक्लूड किया देयरफॉर रीजनल ज्योग्राफी इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। इसके बाद 1939 में आते हैं, सबसे फेमस ज्योग्राफर हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहना चाहिए इनफैक्ट, रिचर्ड हार्टशॉन। रिचर्ड हार्टशॉन 1939 में इनकी किताब आती है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेविन फिनमैन ने थॉट एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि रीजनल ज्योग्राफी इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। रिचर्ड हार्टशॉन क्या कर रहे हैं, इन्होंने ज्योग्राफी का 1939 में इन्होंने किताब लिखी है, पिछला 150 इयर्स 1939 से 150 साल पहले जितना भी ज्योग्राफी में काम हुआ है, मतलब ज्योग्राफी का जो पिछले 150 साल का इतिहास है, कब से 1939 से 1939 से पिछले 150 साल का जो इतिहास है, वो पूरा इतिहास, वो पूरी ज्योग्राफी उन्होंने निकाल ली, ये समझने के लिए कि जितने ज्योग्राफर्स पिछले 150 इयर्स में हुए हैं उनका जो काम रहा है ज्योग्राफी में, वेदर दे हैव बीन ऑफ सिस्टमेटिक नेचर और दे हैव बीन ऑफ रीजनल नेचर, वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में काम किए हैं या रीजनल ज्योग्राफी में काम किए हैं। और जब इन्होंने सारे पिछले 150 साल के सारे मेजर ज्योग्राफर्स का काम रिव्यू किया तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ज्योग्राफी का जो कोर है, मेन जो पार्ट है ज्योग्राफी का, वो रीजनल है। सारे जो ज्योग्राफर्स हैं इस पिछले 150 सालों में उन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पे ही काम किया है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पे बहुत ही कम काम हुआ है। तो इन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे प्रूव कर दिया कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या रहा है अब तक। रिचर्ड हार्टशॉन ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, रिचर्ड हार्टशॉन सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब तक ज्योग्राफी में क्या होता रहा है, तो अब तक सिर्फ रीजनल ज्योग्राफी होता रहा है। और उसमें भी रिचर्ड हार्टशॉन अपनी किताब में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि क्यों रीजनल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रहा है। तो उसके लिए इन्होंने एक लाइन लिखी है अपनी किताब में, ज्योग्राफी इज द हैंड मेडन ऑफ गवर्नमेंट। ज्योग्राफी इज द हैंड मेडन ऑफ गवर्नमेंट। हैंड मेडन का क्या मतलब हुआ, डोमेस्टिक हेल्प, मेड, ठीक है, काम वाली बाई। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका एक डोमेस्टिक हेल्प का काम किया है ज्योग्राफी ने। क्यों ऐसा काम कहा या क्यों ऐसी बात कही इन्होंने, क्योंकि अगर आप ये देखिए 1939 से पहले का 150 साल का इतिहास अगर आप देखिए, ज्योग्राफी का नहीं, इन जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, तो ये 150 इयर्स जो है ये पीक कोलोनियलिज्म के समय है, कोलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद का समय है। ये जो 150 साल का समय है ये पीक कोलोनियलिज्म का समय है। अब आप इमेजिन करिए कि लंदन में बैठी सरकार है जिसको भारत के ऊपर रूल बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, तो कहां से वो भारत के ऊपर लॉ बना सकती है, उसको तो इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने लोग हैं उनको इंडिया के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, दे नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इंडिया। तो वो क्या करते हैं, वो एमेचर ज्योग्राफर्स, ऐसे ज्योग्राफर्स जो प्रोफेशनली ज्योग्राफर नहीं है बल्कि अपने शौक के लिए ज्योग्राफी का काम कर रहे हैं, उनको भेजते हैं वो इंडिया या अपने बाकी कॉलोनीज में, जहां पर जाकर के वो डिटेल स्टडी करते हैं उस देश की और उस डिटेल स्टडी को पब्लिश करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 1797 में किताब आती है कर्नल जेम्स टॉड की, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऐसे ही 1852 में एक किताब आती है एजे मुफ्त मिल्स की, रिपोर्ट ऑन असम, असम के ऊपर। असम क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट को उस समय एक ही स्टेट मानते थे। रिपोर्ट ऑन असम लगभग पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है। वैसे ही आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट गजेट्स छपने का ट्रेंड चला है, डिस्ट्रिक्ट गजेट्स में डिस्ट्रिक्ट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। वो डिस्ट्रिक्ट गजेट्स कब से चला, कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश चलाते थे। क्यों, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जो बात जानी है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या खासियत है, वो सारी चीज उसमें निकाल करके दी जाती थी। और ये सब क्या है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, रिपोर्ट ऑन असम, डिस्ट्रिक्ट गजेट्स, दे आर नथिंग बट टोटली पार्ट ऑफ
रीजनल ज्योग्राफी। वो रीजनल ज्योग्राफी ही है, वो फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन है। जिस भी जगह का वो रिपोर्ट है या जिस भी जगह के ऊपर ये किताब है, वहां की फिजियोग्राफी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का ड्रेनेज कैसा है, वहां की डेमोग्राफी क्या है, वहां का लैंग्वेज क्या है, वहां का रिलीजन क्या है, वहां पे ड्रेसिंग हैबिट क्या है, वहां पे फूड हैबिट क्या है, इस तरह की जितनी डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन वो लिख करके देते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर की जाती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हीं के बेसिस पे इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन बोली किसने? रिचर्ड हार्टशॉन ने, कि ज्योग्राफी इज द हैंड मेडन ऑफ गवर्नमेंट। ज्योग्राफी का सहारा लेकर के गवर्नमेंट जो है वो अपना कॉलोनियल रूल बढ़ा रही है। तो ये सारी बातें सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड नहीं है, या ब्रिटिश और इंडिया के लिए नहीं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने कॉलोनीज डेवलप करी हैं, उन सब के लिए वैलिड बातें हैं कि वो रीजनल ज्योग्राफी का सहारा ले रहे थे कॉलोनीज को अपने बढ़ाने में। किसी भी जगह पे जाते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे, उसके बारे में डिटेल देते थे, जिसकी बदौलत उनका जो होम कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, वो उस जगह पे कंट्रोल करता, उनको गवर्न करता, रूल करता, कॉलोनाइज करता। इसलिए पिछले 150 सालों में केवल और केवल रीजनल ज्योग्राफी की ही स्टडी हुई है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हार्टशॉन। रिचर्ड हार्टशॉन, फिर से बात समझ लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योग्राफी को आगे भी यही करना चाहिए। रिचर्ड हार्टशॉन सिर्फ यही कह रहे हैं कि पिछले 150 सालों में ज्योग्राफी में क्या हुआ है। लेकिन जब रिचर्ड हार्टशॉन ने अपनी किताब लिख दी और उन्होंने ये सारी बातें बता दी कि ज्योग्राफी इज द हैंडमेडन ऑफ हिस्ट्री, और ज्योग्राफी जो है वो केवल और केवल रीजनल ही काम हुआ है ज्योग्राफी में, तो जितने भी ज्योग्राफर्स रिचर्ड हार्टशॉन के बाद आए, खासकर अमेरिका में, उन सब ने ये मान लिया कि उनको लाइसेंस मिल गया है केवल और केवल रीजनल ज्योग्राफी पे काम करने का। रीजनल ज्योग्राफी पे काम करने का मतलब किसी स्टडी रीजन पे जाएं, अपना कोई रीजन सेलेक्ट कर लें, वहां पर के बारे में डिटेल फैक्ट्स को इकट्ठा करें और फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट कर दें, क्योंकि वही रीजनल ज्योग्राफी में होता है, फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो सबको लगा कि अब हमें लाइसेंस मिल गया है। जब रिचर्ड हार्टशॉन ने ये बात कर दी तो हम भी यही काम कर सकते हैं। और इसके बाद 1939 के बाद से ज्योग्राफी में, खासकर अमेरिकन ज्योग्राफी में, जो भी काम होना शुरू कर दिया वो सारा का सारा केवल फैक्ट बेस्ड काम था, केवल रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर काम था। तो हमने डिस्कस किया कि 1939 में रिचर्ड हार्टशॉन की किताब आई, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन 1939 किसी और चीज के लिए जाना जाता है। ये साल जाना जाता है क्योंकि 1939 में शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2, जो कि चलता है अप टिल 1945। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसी के साथ एक इरा खत्म होता है, इरा ऑफ कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का जो समय था, इरा ऑफ कोलोनियलिज्म फिनिशेस विथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 2 साल बाद 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है, और उसके बाद एक एक करके अगले 15-20 सालों में दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबको आजादी मिल जाती है। ज्योग्राफी आज तक हमने देखा पिछले 150 सालों में फला फूला इसलिए है क्योंकि वो कोलोनियलिज्म की मदद कर रहा है, कोलोनियलिज्म बढ़ाने में मदद कर रहा है। लेकिन 1939 में जिस साल ये बात कही रिचर्ड हार्टशॉन ने, उसी साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जो कि which becomes the harbinger of the end of colonialism, जो कि एक कोलोनियलिज्म के या उपनिवेशवाद के अंत का एक शुरुआत है। ठीक है, 1939, यानी जिस साल रिचर्ड हार्टशॉन ने अपनी किताब लिखी, हम कह सकते हैं कि उसी साल उनकी किताब पुरानी हो गई, क्योंकि कोलोनियलिज्म खत्म तो ज्योग्राफी में भी कोलोनियलिज्म का इंपॉर्टेंस खत्म। बट रिचर्ड हार्टशॉन की बात मान करके जितने भी अमेरिकन ज्योग्राफर्स हैं, वो सारे के सारे, मोस्टली अमेरिकन, बाकी ब्रिटिश ज्योग्राफर्स भी, सारे के सारे अभी भी रीजनल कैरेक्टर का ही, रीजनल नेचर का ही काम किए जा रहे हैं। ज्योग्राफी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी और फील्ड में अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स प्रेजेंट करना। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा ईस्ट एशिया, पूरा का पूरा अफ्रीका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब समय आ गया उनको रीडेवलप करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का। और जो दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो उसके लिए अलग अलग मॉडल दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में वेलफेयर मॉडल आ रहा है, कैपिटलिज्म आ रहा है, कम्युनिज्म आ रहा है। ज्योग्राफी में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, जीरो। ज्योग्राफी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में मॉडल, थ्योरी, लॉ देने का काम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का है। हम 150 सालों में सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कर ही नहीं रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा केवल रीजनल ही नेचर का काम चल रहा है। तो एंड ऑफ कोलोनियलिज्म के कारण जब ज्योग्राफी में रीजनल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, तो ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंस घटने लग गया। और 1948 में इसका सबसे बड़ा झटका लगता है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका का ओल्डेस्ट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था, ओल्डेस्ट भी था और सबसे ज्यादा आइकॉनिक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट भी था, जिसको एस्टैब्लिश किया था किसी जमाने में विलियम मॉरिस डेविस ने एस्टैब्लिश किया था। विलियम मॉरिस डेविस को, जिसको आप लोग पढ़ते हैं साइकिल ऑफ इरोजन को लेकर के। और 1948 का जब हम लोग समय की बात कर रहे हैं, उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो हेड थे वो ड्वाइट विटल से थे, जिनको आप एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन में पढ़ते हैं।
उस समय 1948 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थे, हमारे यहां जैसे वाइस चांसलर होता है वैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है यूनिवर्सिटी का, तो जो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जेम्स कॉनेंट। जेम्स कॉनेंट ने 1948 में ज्योग्राफी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बंद कर दिया। बंद किया तो किया, लेकिन जो कारण दिया उन्होंने बंद करने का, दैट वाज वेरी डैमेजिंग टू ज्योग्राफी। उन्होंने ये लाइन लिख करके दिया कि ज्योग्राफी इज नॉट अ यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन। हम ज्योग्राफी में जो पढ़ा रहे हैं वो जनरल स्टडीज की चीज है, जनरल नॉलेज की चीज है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ज्योग्राफी में हम केवल फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स स्कूल में जनरल नॉलेज में पढ़ाने की चीज होती है, ना कि यूनिवर्सिटी में एज अ यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन पढ़ाने की चीज होती है। और करके इन्होंने बंद कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि एक के बाद एक अमेरिका की जितनी आइकॉनिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जिनको हम कहते हैं, येल, प्रिंसटन, पेंसिल्वानिया, या उसके अलावा भी शिकागो, मिशिगन, ये सारी यूनिवर्सिटीज एक एक करके अपना अपना ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बंद करना शुरू कर दी। ऐसे समय में कुछ जो यंग ज्योग्राफर्स थे अमेरिका के, उनको ये होश आया कि अगर हमने अपना तरीका नहीं बदला, रीजनल ज्योग्राफी से जो हमारा लगाव है ज्योग्राफी का, जो हम चिपके पड़े हैं ज्योग्राफी में, उसको अगर हमने नहीं छोड़ा तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में। और ये करके सबसे पहली बार 1953 में एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था फ्रेड शैफर। फ्रेड शैफर, जिन्होंने एक पेपर लिखा, फिर से एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स एक जर्नल है, उसमें इन्होंने पेपर लिखा एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें इन्होंने हार्टशोन को क्रिटिसाइज किया, जिसमें इन्होंने इमानुअल कांत को क्रिटिसाइज किया, जिनके से हम दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे, जिनसे ये शुरू होता है, ये पूरा ज्योग्राफी में रीजनल ज्योग्राफी का ट्रेंड जो शुरू होता है इमानुअल कांत से ही शुरू होता है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी के नाम से। तो जिसमें उन्होंने इमानुअल कांत को क्रिटिसाइज किया, रिचर्ड हार्टशोन को क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट इमानुअल कांत के लिए उन्होंने लाइन यूज करी है कि इमानुअल कांत इज अ वेरी पुअर ज्योग्राफर इवन दो ही इज अ ग्रेट फिलोसफर। इमानुअल कांत बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफर बहुत ही घटिया रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में ये लाइन लिखी है। और उसके बाद फ्रेड शैफर कहते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, रिचर्ड हार्टशोन जो है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ज्योग्राफी को क्या करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ज्योग्राफी आज तक क्या करता आया है। फ्रेड शैफर उसके विपरीत कह रहे हैं कि ज्योग्राफी को क्या करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ज्योग्राफर्स अभी तक क्या करते आए हैं, फ्रेड शैफर कह रहे हैं फैक्ट्स इकट्ठा करते आए हैं और फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं। शैफर कहते हैं फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं ज्योग्राफर्स, वेरी गुड, इतना काम तक आप अच्छा कर रहे हो। इसके आगे फैक्ट्स को एज इट इज प्रेजेंट ना करो, बल्कि फैक्ट्स में पैटर्न ढूंढो, और जो आपको पैटर्न मिल रहा है वही आपकी थ्योरी है, उसको आप प्रेजेंट करो। फैक्ट्स को ना प्रेजेंट करो, फैक्ट्स में पैटर्न ढूंढो और पैटर्न को प्रेजेंट करो। ठीक है, पैटर्न में जो भी आपको पैटर्न मिल रहा है उसी को थ्योरी कहा जाएगा। जो आपको पैटर्न मिला उसको थ्योरी कहे, उस थ्योरी को प्रेजेंट कर दिए। बस इतना सिंपल सा काम करने के लिए फ्रेड शैफर कह रहे हैं, और यही बेसिकली पूरे पॉजिटिविज्म का निचोड़ है पूरी फिलॉसफी का। फैक्ट्स ढूंढो, फैक्ट्स में पैटर्न ढूंढो और पैटर्न को प्रेजेंट कर दो। कहां से आता है पॉजिटिविज्म? ऐसे तो हम पॉजिटिविज्म में पढ़ते हैं तो हम उसको ऑगस्ट कॉम्टे से पढ़ते हैं, पर हम यहां पे आपको रोकेंगे। फ्रेड शैफर 1953, पिछले पेज में हम फ्रेड शैफर 1953 थे, मैं यहीं पर रोकूंगा और कहूंगा चलते हैं पिछले लगभग 400 साल पहले, 450 साल, 350 साल पहले, 350 साल पहले चलते हैं और चलते हैं 350 साल पहले। किस समय? 1610 में। और हम देखते हैं गैलीलियो। 1610 चलते हैं और हम देखते हैं गैलीलियो, जो कि कहा जाता है कि इन्हीं से शुरू होता है साइंटिफिक मेथड। क्यों साइंटिफिक मेथड इससे शुरू होता है? क्योंकि इससे पहले 1610 से पहले साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन में कोई अंतर नहीं माना जाता था। साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन एक बराबर ही माने जाते थे, सब सेम चीजें मानी जाती थी। गैलीलियो से हम साइंस को अलग पढ़ते हैं, फिलॉसफी और रिलीजन को अलग पढ़ते हैं, तो इसलिए गैलीलियो से कहा जाता है कि ही स्टार्टेड द साइंटिफिक मेथड। यहां ज्योग्राफी की बात नहीं है, यहां पे इन जनरल पूरे साइंस में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक साइंटिफिक मेथड आता है, वो साइंटिफिक मेथड गैलीलियो से शुरू होता है। गैलीलियो अगर आप जानते होंगे तो जाने जाते हैं अपने टेलीस्कोप के लिए, जिन्होंने पहला वर्किंग टेलीस्कोप बनाया था। हालांकि टेलीस्कोप इनसे पहले एक डच शहर में पहली बार बना था, लेकिन उसकी उन्होंने स्टडी करी और अपना उसमें मॉडिफिकेशन करके एक फाइनल टेलीस्कोप का इन्होंने निर्माण किया।
और उस टेलीस्कोप से जब इन्होंने रात को लगाया तो नेचुरली इन्होंने सबसे पहले जो दिखता है, ज्यादातर अगर कोई टेलीस्कोप ऐसे भी उठाएगा, कोई लेमैन भी उठाएगा तो जुपिटर की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि एक तो चांद बहुत अच्छा दिखता है, दूसरा वीनस शाम को डूब जाता है, तो लोग जुपिटर देखना चाहते हैं। तो इन्होंने जुपिटर की तरफ लगाया अपना टेलीस्कोप और देखा कि जुपिटर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, एक तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली जुपिटर के चारों ओर 4 छोटे छोटे तारे नजर आ रहे हैं, जो कि हम लोगों को खुली आंख से नहीं नजर आते हैं, वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, लेकिन हमें टेलीस्कोप से ही नजर आ रहे हैं 4 छोटे छोटे तारे। गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट, हम तो देख करके बहुत खुश हो जाएंगे केवल, लेकिन वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि एक चार्ट पेपर में मार्क किया जुपिटर और उसके चारों ओर ये 4 छोटे छोटे तारे, और डेली वो अपने टेलीस्कोप से देखते और इनकी रिलेटिव पोजीशन जो है किस तरह से चेंज हो रही है उसको वो मार्क करते हैं। और लगभग 1 साल देखने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो 4 छोटे तारे हैं जिनका उन्होंने नाम दिया आयो, कैस्टिलो, गैनीमीड एंड यूरोपा, ये जो 4 छोटे छोटे तारे हैं ये बेसिकली तारे नहीं हैं बल्कि जुपिटर के मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के। इनको आज भी हम जुपिटर के गैलीलियन मून्स कहते हैं। ये सबसे बड़े मून्स हैं जुपिटर के। जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, हर कुछ साल में एक आध नया मून पा दिया जाता है, बट ये 4 सबसे बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि अर्थ से एक छोटे से नॉर्मल टेलीस्कोप से या कभी कभी अच्छे स्ट्रॉन्ग बायनोक्यूलर से भी आप इनको देख सकते हैं। तो इनको गैलीलियन मून्स कहा जाता है, ये मून्स हैं। अब ये साल है 1610, उसमें अगर हमें कोई एक ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जो कि जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात थी, क्योंकि 1610 में ये माना जाता था, एक थ्योरी थी जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की थ्योरी थी, मतलब कि अर्थ जो है, अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और यूनिवर्स में घूमने वाली हर चीज जो है वो अर्थ के ही चारों ओर चक्कर काट रही है। बट गैलीलियो ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं जो कि अर्थ का चक्कर नहीं काट के जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। और जिस दिन ये प्रूव हो गया कि हाँ ये सही में ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जुपिटर के मून्स हैं, उस दिन जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की थ्योरी एक बार में खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ का चक्कर नहीं काट रहे हैं, जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अर्थ का चक्कर नहीं काट रहे हैं, इसलिए जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की थ्योरी खत्म। अब ये सिंपल सी चीज को समझिए, थ्योरी क्या होती है। हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, हम एक आम आदमी हैं, हम अपने चारों तरफ रात के आसमान को देख रहे हैं या सुबह सुबह हम सूरज को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हर चीज जो है वो पूरब से उग रही है और पश्चिम में जाकर के डूब जा रही है। अगले दिन वो घूम करके पता नहीं कहां से दोबारा पूरब में पहुंचती है और फिर पूरब से पश्चिम चली जाती है। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो हम क्या थ्योराइज कर सकते हैं। हमारे पास फैक्ट्स हैं, हर चीज पूरब से निकल रही है, पश्चिम में डूब रही है। सिर्फ ये फैक्ट्स के बेसिस पे हम ये थ्योराइज कर सकते हैं कि हम सेंटर पे हैं, हर चीज हमारे चारों ओर घूम रही है, जो कि परफेक्टली नॉर्मल एक थ्योरी हो गई, बिल्कुल करेक्ट थ्योरी हो गई हमारे प्रेजेंट लेवल ऑफ फैक्ट के बेसिस पे। हमारे प्रेजेंट लेवल ऑफ फैक्ट क्या है? सिर्फ ये है कि हम सेंटर पे दिख रहे हैं और हमारे पूर्व में चीजें निकल रही है और पश्चिम में डूब रही हैं। लेकिन द डे हमें इस थ्योरी में कोई एनॉमली दिखती है, 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि हमारा चक्कर नहीं काट रहे हैं, किसी और का चक्कर काट रहे हैं, ये थ्योरी खत्म हो जाती है और हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ जाती है। और यही प्रोसेस चलते 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 आज हम एकदम साइंटिफिक और बहुत ही एडवांस बिग बैंग थ्योरी और इन सब तरह की चीजों तक पहुंच चुके हैं। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, सिंगुलैरिटी, इन सब की बातें कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से बढ़ते बढ़ते प्रोसेस में सेम प्रोसेस रहा है, उसी प्रोसेस को चेंज करते हुए। और प्रोसेस क्या है कि हमारे पास आज के लेवल पे जितने फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को सेटिस्फाई क्या कर रही है, उन फैक्ट्स में हम पैटर्न ढूंढते हैं आज के लेवल के फैक्ट्स पे, और उस पैटर्न को हम देखते हैं, जिसको थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी का खासियत है कि हमारे प्रेजेंट लेवल ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है। द डे हमें कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो कि हमारे इन फैक्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या ये थ्योरी जो है उस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ती है और हम नई थ्योरी दे देते हैं। यही साइंटिफिक मेथड है। हम पहले फैक्ट्स ढूंढते हैं, फैक्ट्स को साइंस की भाषा में हम डेटा कहते हैं, उन डेटा में हम पैटर्न ढूंढते हैं, जो पैटर्न हमें मिला वही पैटर्न हमारी थ्योरी हो गई। जिस दिन हमें कोई ऐसा डेटा मिला जो कि हमारी थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो हम पहले अपना डेटा चेक करते हैं कि हमारा डेटा सही है कि नहीं है। अगर हम रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सही है, तो हम थ्योरी को अपडेट करते हैं और एक नई थ्योरी आ जाती है। और इसी चीज को, यही साइंटिफिक मेथड को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। गैलीलियो ने जो किया, गैलीलियो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन पॉजिटिविज्म को एज अ थ्योरी या एज अ कंसेप्ट समझाने का काम गैलीलियो ने नहीं किया। इनके लगभग 200 साल बाद
एक आते हैं स्कॉलर आते हैं, फिलोसोफर आते हैं जिनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। जिन्होंने 1830 से लेकर के 1842 तक एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिया, एक सीरीज ऑफ लेक्चर दिया, जिसको फाइनली 1842 में एज अ बुक फॉर्म पब्लिश किया गया। वो फ्रेंच में था, उसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्स ऑन पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, कोर्स ऑन पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, ऑगस्ट कॉम्टे 1842 में। 1830 से 1842 के बीच में इन्होंने लेक्चर्स दिया था, जिसको फाइनली किताब के फॉर्म में कोर्स ऑन पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी नाम से पब्लिश किया गया। इसमें ये पूरे पॉजिटिविज्म के पूरी थ्योरी को समझाते हैं, क्या है पॉजिटिविज्म, क्या है साइंटिफिक मेथड, क्या है पॉजिटिविज्म, इस तरह की चीजें बताते हैं। और इसको समझने में दो तीन चीजें समझनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिविज्म फिर ज्योग्राफी में समझना है। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या है, तो उसमें एक तो सबसे पहली चीज ये भी यही कहते हैं कि पॉजिटिविज्म कुछ नहीं है, हम फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं और फैक्ट्स में जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है उसको थ्योरी कहा जा रहा है, यही पॉजिटिविज्म है। उसके अलावा ये दो चीजें कहते हैं कि जो भी हमारा नॉलेज है वो दो तरह का होता है। नॉलेज को हम कह सकते हैं अ प्रायोरी नॉलेज हो सकता है या अ पोस्टीरियोरी नॉलेज हो सकता है। अ प्रायोरी या अ पोस्टीरियोरी सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपल कर लीजिए, अ को रहने दीजिए और लास्ट के आई को रहने दीजिए, ए और आई को रहने दीजिए, प्रायर और पोस्टीरियर। प्रायर और पोस्टीरियर, प्रायर मतलब पहले से, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा, यही इंग्लिश का वर्ड होता है। प्रायर मतलब पहले, पोस्टीरियर मतलब शरीर के पीछे का हिस्सा। तो ये पहले, इसको हम कह सकते हैं पहले, ये बाद में। सिंपल भाषा में अगर बोले तो नॉलेज हमारा पहले से हो सकता है या बाद में हो सकता है, अप्रायोरी हो सकता है या अपोस्टीरियोरी हो सकता है। और इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा जो ऑगस्ट कॉम्टे ने एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल में समझाऊं तो सबसे अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, तो कोई भी एक आम इंसान है जिसको बेसिक इंग्लिश का भी नॉलेज है तो जानता है कि बैचलर का मतलब ही होता है अनमैरिड होना। तो उसको पहले से पता है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, तो उसको इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने पुराने नॉलेज से, पहले के नॉलेज से, प्रायर नॉलेज से पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये एक फैक्ट है, ये एक नॉलेज है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, अप्रायोरी नॉलेज हुआ ये, जो हमें पहले से पता है जो नॉलेज, उसको कोई एज ए स्टेटमेंट बोल रहा है तो हम उसको चेक नहीं करते हैं, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब मैं कहूंगा किसी को ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, उसको अगर बेसिक नॉलेज भी इंग्लिश का है तो कहेगा कि हाँ एकदम सही बोल रहे, दिस इज अ नॉलेज, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। लेकिन अगर हम 10 लोग किसी कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम है और सारे खिड़की दरवाजे उस कमरे के बंद हैं, और तब मैं खड़े होकर के अनाउंस करूं इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई खिड़की दरवाजा खोल करके चेक करना पड़ेगा सही में बारिश हो रही है कि नहीं, तभी पता चलेगा कि हां सच में बारिश हो रही है। तो मेरे स्टेटमेंट के बाद इसको चेक किया गया, तब जाकर के इसको एक्सेप्ट किया गया एज अ नॉलेज। इस तरह का नॉलेज जो होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियोरी, अपोस्टीरियोरी, बाद में पता चलने वाला, स्टेटमेंट देने के बाद में पता चलने वाला नॉलेज। तो ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो अप्रायोरी नहीं हो सकता है, साइंटिफिक मेथड को हमेशा अपोस्टीरियोरी होना पड़ेगा। अपोस्टीरियोरी होना पड़ेगा मतलब कि पहले हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, हम पहले से किसी चीज को नॉलेज नहीं मान सकते, हम पहले से किसी चीज को अपने से थ्योरी नहीं मान सकते, हमें पहले सबसे पहले काम यह करना है कि डेटा इकट्ठा करना है। अगर हमारे डेटा में कोई पैटर्न मिलता है तब हम उसको, डेटा के बाद में हम थ्योरी दे सकते हैं, डेटा से पहले हम थ्योरी कभी नहीं दे सकते, हमें पहला काम है डेटा इकट्ठा करना। और इसी चीज को अप्रायोरी और अपोस्टीरियोरी नॉलेज को ही बाद में कहा गया डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच जो होता है ये हम जानते हैं, इसको बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव को हम कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। ये तो बहुत सिंपल सी भाषा में हम कह रहे हैं जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल। लेकिन ये होता क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच, इसको भी आप अप्रायोरी और अपोस्टीरियोरी नॉलेज से समझ सकते हैं। मैं फिर से एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से समझाते हैं व्हाट इज डिडक्टिव, व्हाट इज इंडक्टिव। सपोज आई एम गिविंग अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स,
ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। अभिजीत इज अ ह्यूमन बींग, देयरफॉर अभिजीत इज मॉर्टल। हिंदी में, हर मनुष्य नश्वर होता है। अभिजीत चूंकि एक मनुष्य है इसलिए अभिजीत भी नश्वर है। हर मनुष्य की मृत्यु तय होती है, चूंकि अभिजीत भी एक मनुष्य है इसलिए अभिजीत की भी मृत्यु तय है। सिंपल सा स्टेटमेंट। यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक थ्योरी दे दी, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, हर मनुष्य की मृत्यु तय है। ये मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी अपनी मान करके चल रहा हूं। ये थ्योरी मैंने पहले दे दी, जनरल केस है, ये एक थ्योरी है पहले। थ्योरी के बाद मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं, अभिजीत। अभिजीत जो है वो भी चूंकि एक मनुष्य है इसलिए वो भी नश्वर है, उसकी भी मृत्यु तय है। देयरफॉर अभिजीत इज आल्सो मॉर्टल एंड अभिजीत कभी ना कभी मरेगा। तो ये डिडक्टिव अप्रोच हुआ। हम पहले जनरल केस लिए और फिर हम पर्टिकुलर पे आए। इसके बदले इंडक्टिव अप्रोच क्या कहता है, इंडक्टिव अप्रोच कहता है कि हमें पहले डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अभिजीत का हमने डेटा लिया और हमने उसकी सारी स्टडी करके ये कहा कि अभिजीत जो है वो नश्वर है। फिर हमने किसी और का लिया, टॉम, डिक, हैरी, जॉन, डेविस, ईव, प्रीति, ये वो जितने नाम लिए मैंने 100, 200, 500, 1000 लोगों का मैंने सर्वे किया और हर में मैंने पाया कि इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन दो बातें हैं कि पहले तो ये मनुष्य हैं, दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और दूसरा इन सब की मृत्यु तय है, ये सब के सब नश्वर हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, अभिजीत इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, घनश्याम इज मॉर्टल, टॉम इज मॉर्टल, डिक इज मॉर्टल, हैरी इज मॉर्टल, ईव इज मॉर्टल, प्रीति इज मॉर्टल, डॉट 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 डॉट, जितने भी मैंने 1000 केस लिए थे उन सबको मैं बोल दूंगा ये मॉर्टल है, ये मॉर्टल है, ये मॉर्टल है। सेकेंड स्टेट में होगा अभिजीत, राम, श्याम, घनश्याम, टॉम, डिक, हैरी, ईव, प्रीति, जॉन, डेविस, जो भी मैंने नाम लिया, दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पहले ये सब मॉर्टल हैं, दूसरा ये सब ह्यूमन बींग्स मॉर्टल, ये सब ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हम फाइनल लाइन अप कंक्लूड करेंगे देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। पहले केस में हम शुरुआत कर रहे हैं स्टेटमेंट से ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दूसरे केस में हम कई सारे एग्जांपल्स को लेते हुए फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो इंडक्टिव अप्रोच जो है यही अपोस्टीरियोरी अप्रोच है और यही पॉजिटिविज्म है। डिडक्टिव अप्रोच का साइंटिफिक मेथड में यूज नहीं हो सकता, इंडक्टिव मेथड का ही हो सकता है। देयरफॉर प्योर साइंस इज ऑलवेज इंडक्टिव। पहले हम डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा में पैटर्न ढूंढेंगे और उस पैटर्न को हम थ्योरी में बदल देंगे। सो फार सो गुड, यहां तक तो ठीक है। ये आ गया साइंटिफिक मेथड। ये ज्योग्राफी में कहां आता है? ज्योग्राफी में आने के लिए पॉजिटिविज्म को एक और छोटे से मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं, उस मॉडिफिकेशन से गुजरने के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो 1919 के बाद से, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1919 के बाद से यूरोप का एक शहर है, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में कई सारे लिंग्विस्टिक्स और फिलॉसफी के लोग थे, जिन लोगों ने एक अपना ग्रुप, एक क्लब टाइप का फॉर्म किया था, जिसको हम कहते हैं वियना सर्कल। ये वियना सर्कल के साइंटिस्ट या कह सकते हैं फिलोसफर्स जो हैं, इन लोगों ने, इनका टारगेट क्या था कि जो पॉजिटिविज्म, जो कि एक साइंस का पार्ट है, उसको हम किस तरह से सोशल साइंस में अडॉप्ट कर सकते हैं। साइंस की चीज है पॉजिटिविज्म और उसको हमें सोशल साइंस में करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी चीज को या साइंस की चीज को जब सोशल साइंस में अडॉप्ट करना है, तो कह रहे हैं कि इनको जो प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम साइंस में, सोशल साइंस में अडॉप्ट करेंगे, तो साइंस का एक बहुत बेसिक चीज होती है वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया। साइंस की एक बहुत बेसिक चीज होती है वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया। वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि सपोज मैं दिल्ली में हूं और मैंने एक ऐसा प्रोसेस किया कि मैंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया और इनको आपस में कंबाइन करने की कोशिश की, और किसी प्रोसेस से मैं इनको आपस में कंबाइन कर लिया, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल करके बना रहे हैं H2O यानी कि वाटर।
और यही प्रोसेस, सेम एक्सपेरिमेंट, सेम मेथोडोलॉजी से अगर मैं न्यूयॉर्क में रिपीट करूंगा तो भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर के H2O वाटर ही बनाएगा। अगर मैं फॉर दैट मैटर मार्स में जाके किसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर दूं तो वहां पर भी 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के वाटर बनाएंगे। जुपिटर में भी वही बनाएंगे। वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर सही सेम साइंटिफिक मेथड यूज किया जाए तो हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं कि अगर हम सेम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कहीं पर भी करें उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमारे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसको वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं। लेकिन सोशल साइंस में इस वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सा कारण है कि सोशल साइंस ह्यूमन बींग्स और उनके बिहेवियर को देखता है, और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बातचीत नहीं कर सकते। उनका अपना रीजनिंग नहीं होता, उनका अपना लॉजिक नहीं होता कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। तो उनको जब कंबाइन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O ही बनाएगा। लेकिन अगर हम 3-3 लोगों का ग्रुप बनाएं और हम चाहें कि उनको सेम ग्रुप में अच्छे दोस्त बना दिया जाए, तो हो सकता है वो दोस्त भी बन जाए, हो सकता है दुश्मन भी बन जाए, हो सकता है कोई रिश्ता ना रखें, हो सकता है न्यूट्रल रहें। तरह तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ह्यूमन बींग्स के। हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि या हम उनको जबरदस्ती किसी फॉर्मूला में फिट नहीं कर सकते कि 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। इस तरह का हम कोई फॉर्मूला में ह्यूमन बींग्स को नहीं फिट कर सकते, इसलिए उनके साथ वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होता है सोशल साइंस में। वियना सर्कल वालों का टारगेट था कि हम किसी तरह से सोशल साइंस में भी वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकें, और उसके लिए उन्होंने पॉजिटिविज्म लिया और पॉजिटिविज्म को एक नया नाम दिया, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और कहा कि अगर हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म यूज करेंगे तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पहली चीज तो क्या है कि सेटिस्फाई कर पाएगा वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरी चीज है कि दिस विल लीड टू यूनिटी ऑफ साइंसेस। यूनिटी ऑफ साइंसेस इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, law and method. It will lead to unity of sciences in terms of language, law and method. अब ये क्या है इसको समझाने के लिए मैं एक बार कुछ एग्जांपल्स फिर से लूंगा अगले पेज में। पहले मैं इन चीज को लिख दूं। 2 काम करता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। पहली चीज, इट सेटिस्फाइज वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया, एंड सेकेंडली इट लीड्स टू unity of sciences in terms of language, laws and methods. तो वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं समझा चुका हूं क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या हम कोई भी फैक्ट उठाएं या हम कोई भी सर्वे करें, वो हर जगह सिमिलरली रिपीट हो जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ साइंसेज, लैंग्वेज, लॉ एंड मेथड्स, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने खुद काम किया है एक असम में एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत न्यूज़ में रहता है आजकल, माजुली। एक आइलैंड है, छोटा क्या, किसी ज़माने में बहुत बड़ा आइलैंड हुआ करता था, यही इसीलिए वो न्यूज़ में रहता है। माजुली किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड हुआ करता था, रिवर आइलैंड माजुली। बट 1950 में एक अर्थक्वेक आया ब्रह्मपुत्रा वैली में। ब्रह्मपुत्रा में ही है ये, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा के बीच में माजुली एक आइलैंड है। 1950 में एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया, और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है वो अपना कोर्स लगातार शिफ्ट कर रही है, और करते करते माजुली को इरोड करती जा रही है, उसका एरिया कम करती जा रही है। और कितना कम हुआ है उसका अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो 1951 में इसका एरिया था लगभग 1246 किलोमीटर स्क्वायर, और 2011 में इसका एरिया बचा था केवल 484 किलोमीटर स्क्वायर। लगभग 1/3 हो गया है, केवल 2/3 हिस्सा, 1/3 से 2/3 के बीच में हिस्सा जो है वो ब्रह्मपुत्रा काट करके ले गई है। और इसी पीरियड में 1951 से लेकर 2011 तक के पीरियड में इसकी पॉपुलेशन जो बढ़ी है 80,001 पर्सन्स थे 1951 में, और अब बढ़कर के हो गई है 1,67,304 पर्सन्स इन 2011। तो सोचिए एरिया जो है वो 1/3 हो गया है, और पॉपुलेशन जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। कितनी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। इसकी अगर मैं स्टडी करना चाहूं तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गया वहां पे
और मैं वहाँ पे सर्वे किया, लोगों को बैठाया और पूछा कि आपकी समस्याएं क्या हैं, और लोगों ने मुझे बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। अरे बहुत परेशान है, हमारी ज़मीन चली गई, हमारे खेत चले गए, हमारे पास काम नहीं बचा, हमारे पास अनाज नहीं बचा, हमारे इतने बच्चे हैं, हम बहुत गरीबी में हैं, कुछ सरकार हमारी मदद कर दे। इस तरह तरह की मैं कहानी सुन करके आता हूँ। ये एक तरीका है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं बहुत साइंटिफिकली इसको अप्रोच करता हूं। जब मैं माजुली गया हूं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो मैं पहले से वहां का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखा हूं और मैंने उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे 60 हाउस होल्ड्स का सर्वे करना है। अब देखिए, मैं एकदम टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूं। 60 हाउस होल्ड्स का सर्वे करना है कि जब, और ये कैसे हाउस होल्ड्स हैं? ये वो हाउस होल्ड्स हैं जिनके जमीन जो है वो रिवर में इरोजन के कारण जा चुकी है। तो ऐसे 60 हाउस होल्ड्स का मैं सर्वे करूंगा केवल, जो कि इरोड हो चुका है। और जब मैं सर्वे करता हूं तो मैं उनसे एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता हूं, कितनी आपकी जमीन थी, कितनी जमीन चली गई, कितनी जमीन बची है, परिवार में कितने लोग हैं, कितना आप कमा लेते हैं, क्या उनका भरण पोषण हो पाता है। इस तरह से मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं, एकदम टू द पॉइंट, मैथमेटिक्स के टर्म्स में। कितनी जमीन थी, नंबर बताइए, कितनी जमीन चली गई, नंबर बताइए, कितने लोग आपके घर में, नंबर बताइए, कितना आपका सालाना आमदनी है, कितना है, नंबर के टर्म्स में बताइए। एकदम टोटल नंबर के टर्म्स में बात कर रहा हूं। और ऐसे सर्वे में जब मैं 60 लोगों का हाउस होल्ड का सर्वे करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है कि इनमें से 56 हाउस होल्ड, 56 हाउस होल्ड ऐसे हैं, 56 हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां पर के जितने भी वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन है, ये सब के सब माजुली छोड़ करके जा चुके हैं, किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं, उससे यहां पर के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का खर्चा चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं जब देख रहा हूं कि आउट ऑफ 60 हाउस होल्ड 56 में पूरे वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन जो है वो, पूरी जो वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर गई है, माजुली से बाहर चली गई है। तो क्या मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं? मेरे पास ये फैक्ट्स हैं, मैं इसमें पैटर्न ढूंढ करके क्या मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि जब भी ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफी हो रही है, जिसमें जो रहने वाली जमीन है, जहां पे लोग रह रहे हैं, वो इनहॉस्पिटेबल बन जा रही है, तो ओनली रिस्पॉन्स लेफ्ट इज माइग्रेशन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये मेरे फैक्ट्स थे और ये मैंने पैटर्न ढूंढा, जिसको मैंने थ्योरी के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, एक बार मैंने ये थ्योरी दे दी, अब मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा उस पर बाद में आते हैं। पहली चीज क्या है इसमें समझने वाली कि हमने लैंग्वेज क्या यूज किया है, हमने टोटल मैथ्स और स्टैट्स के टर्म्स में बात करी है, नंबर्स के टर्म्स में बात करी है। कितने लोग हैं, कितना आपका परिवार है, कितनी जमीन थी, कितनी जमीन गई, कितने लोग आपके बाहर रह रहे हैं, कितने लोग अंदर रह रहे हैं, घर माजुली में कितने लोग रह रहे हैं, माजुली से बाहर कितने लोग रह रहे हैं। मैं टोटल नंबर के टर्म्स में बात कर रहा हूं। जब मैं नंबर के टर्म्स में बात कर रहा हूं तो एकदम नंबर के टर्म्स में मेरे पास फिगर आ रहा है, जिसके बेसिस पे मैं थ्योराइज कर सकता हूं। तो ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ साइंसेज में सोशल साइंस का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? सोशल साइंस का लैंग्वेज होना चाहिए मैथ्स या स्टैट्स, नंबर के फॉर्म्स, मैथ्स या स्टैट्स, या हम कह सकते हैं नंबर होना चाहिए। लॉ क्या होना चाहिए? लॉ ये कह रहे हैं, एक साइंस का कंसेप्ट होता है कॉजालिटी, कि अगर कोई हम इवेंट देख रहे हैं, कोई इफेक्ट देख रहे हैं, उसका कोई ना कोई कॉज रहा होगा। माइग्रेशन अगर हम देख रहे हैं तो इसका कॉज क्या है? इरोजन कॉज है। अगर हम इरोजन देख रहे हैं तो उसका वो एक इफेक्ट है, उसका कॉज क्या रहा है? तो अर्थक्वेक कॉज रहा है। तो इस तरह से हम जब भी कोई इफेक्ट देख रहे हैं, जब भी कोई इवेंट देख रहे हैं, तो किसी ना किसी कारण से हुआ है, तो कारण ढूंढ रहे हैं, कॉजालिटी कहते हैं। और मेथड क्या है? तो मेथड पॉजिटिविज्म है। ये तीन चीज अगर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमने सही से अपना सर्वे किया, सही मेथोडोलॉजी से हमने 60 हाउस होल्ड्स को चुना, सही क्वेश्चंस हमने पूछे, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कोई भी और साइंटिस्ट होगा या कोई भी और सोशल साइंटिस्ट होगा जिसको माजुली में जब रिसर्च करना होगा और वो सही से 60 रैंडमली सैंपल ले 60 हाउस होल्ड्स का जो कि अफेक्टेड बाय इरोजन है, तो वो भी यही पाएगा कि अप टू 56, या उसको हम लोग फिर ये भी कर देते हैं कि एरर कितना परसेंट हो सकता है, कितना परसेंट ऑफ एरर चांसेस हो सकता है, तो उसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरह से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 56 नहीं, तो भी हम कह सकते हैं कि लगभग 52 से लेकर के 58 के बीच में उसको भी इसी तरह का कुछ रिजल्ट आएगा कि वो भी यही पाएगा कि 60 हाउस होल्ड्स जो हैं, जो रिवर बैंक इरोजन से अफेक्टेड हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से लगभग 50-55 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं जहां पर वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन को माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर दे रहा हूं। कोई भी माजुली में जाकर के रिसर्च करेगा,
मैं कह रहा हूं कि जब वो रिवर बैंक अफेक्टेड हाउस होल्ड्स का सर्वे करेगा तो उसका सिमिलर रिजल्ट ही आएगा, उसका कोई और रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं वेरिफाइबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हूं। यूनिटी ऑफ साइंसेस, अगर मैंने लैंग्वेज, लॉ और मेथड, यानी लैंग्वेज मैंने नंबर के टर्म्स में किया, लॉ मतलब कॉजालिटी और मेथड पॉजिटिविज्म यूज किया, तो आई विल बी सेटिस्फाइंग वेरिफाइबिलिटी क्राइटेरिया इवन इन सोशल साइंस। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉजिकल पॉजिटिविज्म। कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म को अगर हम एकदम बेसिक समझें तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये कहता है कि हम साइंटिफिक मेथड को कैसे, या साइंस के मेथड को, नेचुरल साइंस के मेथड को हम कैसे सोशल साइंस में ला सकते हैं। और लाने का क्या तरीका है वो बताता है यूनिटी ऑफ साइंसेस, कि हम लैंग्वेज, लॉ एंड मेथड जो है सोशल साइंस का, वो लैंग्वेज हम नंबर रखें, लॉ कॉजालिटी रखें और मेथड जो है पॉजिटिविज्म रखें, तो हम वेरिफाइबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके सोशल साइंस को भी साइंटिफिक बना सकते हैं। ये है सिंपल लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म आता है 1920s में, लेकिन उसको बाकी सारे सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इन सब ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। ज्योग्राफी वाज द ओनली आउटलायर जो कि नहीं अडॉप्ट कर रहा था। हम फिर से आते हैं अपने वही पुराने 1939 के रिचर्ड हार्टशोन पे। रिचर्ड हार्टशोन ने अपनी किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जरूरत नहीं। क्यों? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या है? जो कि लॉ देता है। लॉ कैसे दे सकता है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म को यूज करके। लेकिन वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है, हम केवल रीजनल ज्योग्राफी पे काम चला सकते हैं। तो सारे ज्योग्राफर्स रीजनल ज्योग्राफी कर रहे थे। फ्रेड शैफर, जिस पे हमने रोका था 1953 में, फ्रेड शैफर ने अपने पेपर में कहा कि ज्योग्राफर्स को भी फैक्ट ढूंढना चाहिए और फैक्ट में पैटर्न ढूंढने चाहिए, और जो पैटर्न है वही हमारी थ्योरी हो जाती है। ये बात अब हम इतना बड़ा डिस्कशन करके समझे हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, कोई रिवोल्यूशनरी बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 1953 से पहले साइंस में कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें पॉजिटिविज्म आया है और उसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म आया है। ये कह रहे हैं बेसिकली क्या, कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है, जो सोशल साइंस की चीज है, उसको हम ज्योग्राफी में भी उतार के लाएं, ज्योग्राफी में भी अडॉप्ट करें। ये बात कह रहे हैं 1953 में कि पॉजिटिविज्म या लॉजिकल पॉजिटिविज्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ज्योग्राफी, और ऐसा करके हम फैक्ट ढूंढेंगे, फैक्ट में पैटर्न ढूंढेंगे और पैटर्न को हम थ्योरी की तरह प्रेजेंट कर देंगे। हमारी जो फाइनल थ्योरी हो जाएगी। शैफर जो थे वो एक जो न्यू ब्रीड ऑफ ज्योग्राफर थे उनमें से थे, जो कि इसके लिए कह रहे थे, जो कि चाह रहे थे कि ज्योग्राफी में भी लॉजिकल पॉजिटिविज्म आए। पुराने जो सीनियर ज्योग्राफर्स थे, रिचर्ड हार्टशोन और उनके जो कंटेम्प्रेरी लोग थे, उन लोगों को ये बहुत लगा कि ये सब बेकार चीजें, ये सब नए नए जमाने के लोग हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, हमारे समय का ही ज्योग्राफी अच्छा था जब हम रीजनल स्टडी करते थे। तो एक समय आता है ज्योग्राफी में 1950s, मिड 50s में, जिसको कहते हैं शैफर हार्टशोन डिबेट। शैफर हार्टशोन डिबेट। अनफॉर्चुनेटली इसका एक हाफ जो है शैफर, वो इस डिबेट में कभी थे नहीं, क्योंकि शैफर की डेथ हो गई थी। अपना पेपर उनका पब्लिश हुआ है, उसी के आसपास ही उनकी डेथ हो जाती है। तो शैफर हार्टशोन डिबेट में शैफर नहीं बल्कि शैफर के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने शैफर का पेपर पढ़ा। यंग ज्योग्राफर्स, जो न्यू ब्रीड ऑफ ज्योग्राफर्स थे 1950s के, उन्होंने शैफर का पेपर पढ़ा और वो बहुत प्रभावित हुए शैफर से, और उन्होंने कहा कि हाँ यही करना चाहिए, यही आगे बढ़ाना चाहिए। करते हुए वो शैफर का सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे जो ज्योग्राफर्स थे, जो पुराने ज्योग्राफर्स थे, वो हार्टशोन के सपोर्ट में थे कि हमें सिस्टमेटिक पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, रीजनल ज्योग्राफी ही करते रहना चाहिए, ज्योग्राफी में केवल फैक्ट्स करें और उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दें। इसको कहा गया शैफर हार्टशोन डिबेट। इन बिटवीन, मतलब ये जो मिड 1950s का पार्ट है उसमें ये बहुत चला, लेकिन बाय द एंड ऑफ 1950s शैफर के जो सपोर्टर्स थे उनका पलड़ा भारी हो गया। क्यों भारी हुआ? क्योंकि एक के बाद एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट्स बंद होते जा रहे थे और लोग धीरे धीरे समझते जा रहे थे और कन्वर्ट होते जा रहे थे शैफर के वर्ल्ड व्यू से। धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा था कि हार्टशोन जो कह रहे हैं उससे ज्योग्राफी को नुकसान ही हो रहा है। तो शैफर हार्टशोन डिबेट में बाय द एंड ऑफ 1950s शैफर जीत जाते हैं और ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म बड़े स्केल पे अडॉप्ट किया जाता है। बड़े स्केल पे सारे जो ज्योग्राफर्स हैं वो पॉजिटिविज्म का यूज करके थ्योरी देना शुरू कर जाते हैं। इसीलिए बाय द एंड ऑफ 1950s एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 1960s ज्योग्राफी में एक समय आता है जबकि हर ज्योग्राफर जो है कोई ना कोई नई थ्योरी दे रहा है लॉजिकल पॉजिटिविज्म को यूज करके, और इस चीज को ज्योग्राफी में नाम दिया गया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, क्रांति।
क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन द एंड ऑफ 1950s एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 1960s, जब पॉजिटिविज्म को ज्योग्राफी में मास स्केल पे अडॉप्ट कर लिया गया, उसको हमने नाम दे दिया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। दिस इज व्हाट इज पॉजिटिविज्म। खुद में पॉजिटिविज्म क्या है, और ज्योग्राफी में मोर इंपॉर्टेंटली किस तरह से पॉजिटिविज्म एक थ्योरी आती है जो कि साइंस की चीज है, साइंटिफिक मेथड बताता है, उसी साइंस की चीज को, साइंटिफिक मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोशल साइंस में लॉजिकल पॉजिटिविज्म लाते हैं, और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म फाइनली जब ज्योग्राफी में आता है तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का रूप दे देता है। दैट इज पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी।